क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। राइट डाउन द मेथड्स टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं देख लीजिए। फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज and the one in which gains electrons becomes negatively charged, therefore both have equal and opposite charge। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरी ऑब्जेक्ट ये है। यदि हम इसको रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे इसमें, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा और ये माइनस चार्ज वाला हो गया। यदि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव आ जाएंगे और इसमें 10 निगेटिव आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस दोनों बॉडीज़ में आ जाते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला कंडक्शन। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट द चार्ज मूव्स टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। द चार्ज ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज डेफिसिट, बोथ हैव लाइक चार्जेस। अब सेकंड कंडीशन में है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास चार्ज्ड है, ये मान लेते हैं इसके पास +10 चार्जेस हैं। अब एक हमारे पास दूसरी ऑब्जेक्ट है, उसको हम इसके कांटेक्ट में रखे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज है। तो जब कांटेक्ट में रखते हैं तो इसके कुछ चार्ज इसमें चले जाते हैं। मान लीजिए इसमें +3 ही चार्ज चले गए, तो इस तरह से इसमें भी सेम चार्ज हो जाता है, लेकिन जो चार्ज बॉडी है उसका जो चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे थे फ्रिक्शन में कोई चार्ज डिक्रीज नहीं होता है, बल्कि सेम और चार्जेस दोनों बॉडी में आ जाते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। अब हम दूसरा देख लेते हैं इंडक्शन वाला। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट नियर फेस ऑफ द अनचार्ज बॉडी गेट्स अ पॉजिटिवली चार्ज एंड फार फेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ऑन ग्राउंडिंग द फार फेस द चार्जेस गो टू द अर्थ एंड द चार्जेस ऑफ द नियर फेस रिमेन्स लेफ्ट। थस बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये जो प्रोसेस होती है, दो बॉडी को हम आपस में टच नहीं करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास चार्ज बॉडी होती है, अब बगल में क्या इसके हम ले आते हैं अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, लेकिन इसको कांटेक्ट में नहीं लेते, बस इसको पास में रखते हैं। जब पास में रखते हैं तो इसके पास वाले फेस पर जो है, नियर फेस पर अपोजिट चार्ज आते हैं। यदि हम इसमें प्लस वाला चार्ज लेके आते हैं तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वाला लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे, और दूसरा वाला जो फेस होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब यदि हम दूसरे वाले फेस को अर्थिंग कर दें, अर्थ से ग्राउंडेड कर दें, तो ये जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं अर्थ में चले जाते हैं और इस बॉडी में सिर्फ क्या बचेंगे, निगेटिव चार्ज बचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम बिना टच किए दूसरी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन चार्जिंग बाय द इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस से हम कैसे चार्ज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 मेटलिक स्फेयर्स लेना है और उनको आपस में कांटेक्ट में रखना है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगा देते हैं। तो ये 2 मेटलिक स्फेयर्स आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर बाय यूजिंग ए नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। अब हमको क्या करना है, एक चार्ज्ड रॉड इसके पास लाना है, टच नहीं करना, सिर्फ इसके पास लाना है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो पास वाले फेस पर है वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो दूर वाला फेस है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। तो व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द फर्स्ट स्फीयर इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड ड्यू टू हिज negative charge induced on the front surface and the first sphere and the positive charge is induced on the second sphere। ये सेकेंड प्रोसेस हो गई। तो इस तरह इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ये डिपेंड करता है आप कौन सा जो है रॉड लाते हो। आप यदि निगेटिव चार्ज लाते हो तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ जाएंगे, इस वाले फेस में निगेटिव आ जाएंगे। अब क्या करना है, ये रॉड को रखे 2 स्पेयर को हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हमको क्या करना है, रॉड को हटा देंगे, तो ये जो चार्जेस हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सेपरेट द स्फेयर्स बाय सम डिस्टेंस विदाउट रिमूविंग पॉजिटिवली चार्ज रॉड। नाउ द रॉड इज रिमूव्ड सो दैट द चार्जेस ऑफ स्फेयर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर सरफेस। तो ये प्रोसेस जो होती है ये इंडक्शन प्रोसेस होती है। इस इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट कूलॉम्स लॉ एंड डिफाइन यूनिट चार्ज। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दो चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हुज डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द चार्जेस। तो यहाँ पर इस तरह से है और इसको हमको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है कूलॉम्स लॉ का, उस फार्मूले को लिख करके भी आप इसकी वर्डिंग कर सकते हो। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो F है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है चार्जेस के बीच में, जो इसके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही वर्डिंग हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए लेट टू चार्जेस आर Q1 Q2 एंड देयर डिस्टेंस इज R। तो यहाँ Q1 Q2 दो चार्जेस ले लिए, उसकी डिस्टेंस R ले लिए। अब यहाँ पर जो है बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम इसको इकट्ठा करके इसकी वर्डिंग का हम फार्मूला बना दिए। अब यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है SI सिस्टम में 1/4πε0 होती है, तो यहाँ पर के को हटा करके ये वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू पुट कर दिए। यदि हम इसका नंबर भी बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका नंबर होता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये जो है कूलम्स लॉ का फार्मूला है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट चार्ज की। इफ टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंसेस रिपल्सन फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन देन ईच चार्ज इज सेड टू बी यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम दो चार्ज ऐसे लेते हैं जो एक जैसे हों और इनकी डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो, तो ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल्स करेंगे। तो फिर जो ये चार्जेस हैं इन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन हम पहुंचते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉल्ड, राइट देयर क्वालिटीज़। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, किसे कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इनको बोलते हैं। तो फील्ड लाइंस की इनकी क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। द इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन मूव फ्रीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कर्व ड्रॉन करें जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाएं तो फ्रीली इसी पाथ पर चले, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी वो इमेजिनरी लाइन डेवलप करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस क्यू पर यहाँ पर जाके समाप्त हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। देन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे आर कॉन्टिन्यूस, ये सीधी सीधी होती हैं, रुकती नहीं है। दे आर परपेंडिकुलर, तो सरफेस, ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। यदि सरफेस ऐसा है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। दे फॉर्म ओपन कर्व्स, तो ये जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर ये ओपन कर्व ही बनाते हैं। क्लोज कर्व तब कहलाता है जब लौट करके यहीं आ जाती हैं। द टेजेंट ड्रॉन एट पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यदि हम किसी पॉइंट पर टेजेंट ड्रॉन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 7 में पहुंचते हैं। ये क्या है पॉइंट नंबर 7, तो चलिए 8 वाला ये 7 में देख लेते हैं इसका क्या है। इफ़ दे ट्राइज टू सिंक इन लेंथ दे एक्सप्रेसेस अट्रैक्शन एंड ऑफ द चार्जेस। अब ये जनरली ये प्लस क्यू चार्जेस यदि ये सिंक होती हैं, पास आने की कोशिश करती हैं, एक तरफ से मुड़ती हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि वो अट्रैक्शन शो करती हैं। और यदि फैलने का प्रयास करती हैं, ये सेपरेशन को दर्शाती हैं, तब हम जान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। दे डू नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं रहती हैं। दे आर डेंसर, दे शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन दे आर रेयर शो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर ये पास हो, डेंसर हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, जहाँ पर ये दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। दे आर कॉन्टिन्यूसली, रिपीट हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जो बना है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि दोनों पॉइंट पर चार्ज जो है सेम होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है, माने साइन अपोजिट होता है। और इसके सेंटर से ये इसका सेंटर ओ कहलाता है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस एल हो गई, यहाँ से डिस्टेंस इसकी एल हो गई, और यहाँ पर एंगल थीटा बना है, यहाँ भी एंगल थीटा बना है। यहाँ से हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो जो E1 है ये प्लस क्यू चार्ज का है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से जब प्लस क्यू से जाता है तो एरो बाहर आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एंटर करती हैं। अब यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट है E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या हो गया, E हो गया। ये हम यदि चाहें तो इसको इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ से इसका जो है वेक्टर का सम निकाल सकते हैं। इसी एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेटिंग की इंटीरियर एंगल से, और ये भी एंगल सेम हो जाएगा। ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से यहाँ पर डायग्राम हमको बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है
पॉइंट चार्ज का, वही फार्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। बस इतना बन गया यदि आपसे कि ये फार्मूला आपसे बन रहा है तो यहाँ पर सब कुछ सरल हो जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला होता है Q/R²। तो चलिए ये फार्मूला यूज़ करना है, ये डायग्राम यूज़ करना है। तो अब डायग्राम में जो बना है उसी को हम वर्डिंग कर देते हैं। लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द मैग्नीट्यूड Q ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस 2L। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, उसकी डिस्टेंस 2L हो गई। At a distance r from its middle point there is a point P in the neutral position or axial position where the intensity of the electric field to be determined। तो यहाँ से जो है न्यूट्रल पॉइंट से यहाँ तक जो है ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। अब हम एक बार +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार -Q का निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये प्रोसेस आपको समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू +Q चार्ज, तो +Q चार्ज के लिए हम फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, अभी हम लिखे थे। तो +Q चार्ज के लिए हो गया E1 और यहाँ पर जो फार्मूला था 1/4πε0 वो लिख दिए, ये Q लिख दिए और ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास AP है, पॉइंट से लेकर के चार्ज से लेकर के पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो इसमें यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी R² + L², क्योंकि ये हो गया हाइपोटेनस और ये जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस। तो ये उससे पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि फार्मूले में जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसका डायरेक्शन A से P तक है, उधर एरो बना है इसलिए यहाँ पर अलोंग P हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। तो -Q चार्ज के लिए भी सेम हो जाएगा, -Q चार्ज के लिए भी वही लिखेंगे। तो देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पर लिखें। ये जो इसकी वैल्यू पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ये -Q लिखा है, ये भी जो डिस्टेंस है ये √R² + L² होगी और उसका भी हम स्क्वायर करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यही E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम लिखें 1/4πε0 Q है तो ये Q लिख गया, फिर यहाँ पर R² L² का ये है तो हम ये लिख दिए, अलोंग P भी होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर था, नीचे की ओर था। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वेक्टर लॉ से वो हो जाएगा E = 2E1 cos थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये वैल्यू कर देंगे। अब यहाँ पर करने के बाद हमको वैल्यू पुट करना है। तो देख लीजिए E की जगह पर यहाँ E लिख दिए हैं, 2 की जगह पर यहाँ 2 इधर लिख दिए हैं, उतना ही बात है। यहाँ पर हमारे पास 2 इधर था तो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम 2 को उसी तरह से रख दिए। यहाँ E1 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर E1 की वैल्यू ये वाली थी तो इसको हम यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसके लिए हमको थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा, फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ इसका जो बेस है वो हो गया L। इस ट्रेंगल के यदि हम ले लेंगे, ये ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल में जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा L और इसका जो ये है हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा R² √R² और ये हो जाएगा L²। तो इस तरह से हम यदि cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा L/√R² + L²। और यही वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए हैं, पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो वैल्यू है L/√R² + L², ये किसकी वैल्यू हो गई, cos थीटा। तो इस तरह से वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए इस स्टेप में तो ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, इस 2 को इस L के साथ रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये हो गया Q × 2L। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये Q × 2L की वैल्यू जो होती है P होती है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हटा करके P लिख दी है। अब यहाँ पर हमको समझना है ये जो है ये वाला ब्रैकेट ये है R² + L²। तो हमारे पास एक ब्रैकेट है R² + L², ये ब्रैकेट हो गया जो नीचे लिखा है। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, ये वाला है। तो ये ब्रैकेट में क्या हो गया, R² और ये हो गया प्लस L² और इसके बाद यहाँ पर हम इसका पावर में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यदि हम इसका पावर ऐड कर दें तो यही हो जाएगा R² + L² और 1 और 1 को जो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1/2 को, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये हो जाएंगे R² + L² 3/2। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगाना है कि यदि यहाँ पर इसकी डाइपोल बहुत छोटा हो या L की वैल्यू बहुत छोटा हो तो L की वैल्यू को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। जब निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास R² बचेगा और ब्रैकेट के बाहर ये 3/2 बचेगा। तो ये पावर से पावर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 3। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P/R³। तो ये हो जाएगा जो है न्यूट्रल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस तरह से हम जो है पीछे
इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। अब देख लेते हैं स्टेबलेस एंड एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस वाला जो क्वेश्चन है एक्सियल पोजीशन का था, जो पीछे वाला था वो देख लेते हैं, इसको फिर से देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन था ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और जो दूसरा वाला हम करने वाले हैं ये इसके एक्सियल पोजीशन पर है। तो चलिए समझते हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर पहले ये डायग्राम हमको ड्रॉ कर लेना है। डायग्राम में जो ए बी, जो ए से बी तक बना है यहाँ तक, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2L है। इसके जो मिड पॉइंट है इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जो ये E1 है, यहाँ पर वेक्टर भी लगा सकते हैं, तो ये जो +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 हो जाएगा। जो -2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा E2। ये माइनस वाला इधर डायरेक्शन बनाएंगे क्योंकि माइनस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एंटर करती हैं, और ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हैं। तो चलिए इसी का हम वर्डिंग कर देते हैं। लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मैग्नीट्यूड Q ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस 2L। एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिडिल पॉइंट देयर इज पॉइंट P in the axial position where the intensity of electric field is to be determined। तो अब इस बार हमारा एक्सियल पोजीशन कंडीशन है, हमको वही फार्मूला यूज करना है, और उसी तरह से एक बार हमको जो है +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार रिजल्टेंट का निकालना है। तो जो हमारा फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज का, उस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हम ये रफ साइड लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम 2 बार यूज करेंगे, इसको आपको समझना है। तो ये 1/4πε0 और ये हमारा होता है Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q चार्ज, तो ये +Q चार्ज से यहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यही फार्मूला लिखते हैं 1/4πε0, ये हो गया, इसमें Q ही है तो यहाँ पर ये Q ही कर लिए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, R की। तो R का मतलब ये वाला R नहीं है, R का मतलब है चार्ज से लेकर के पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना। तो ये वाला R में एक्स्ट्रा है, तो इसलिए यहाँ पर ये कितना एक्स्ट्रा है, L एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको L को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी R - L, +Q से लेकर के P तक की हमको डिस्टेंस चाहिए, तो R में से L को माइनस करेंगे, R - L² हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज यहाँ पर हम निकालेंगे। अब हम यहाँ पर -Q का निकालेंगे, तो -Q की यहाँ से लेकर के डिस्टेंस लेना है कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये तो R पहले से है, ये L और हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। बाकी सेम चीज़ें हैं। इसके बाद हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये +Q चार्ज है पॉइंट के बहुत नज़दीक होता है, तो जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी E1 की, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे E1 - E2, क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा है और E2 की वैल्यू क्या है, कम है। अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से ये पॉइंट देख लेते हैं E1 का। तो ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ये E1 की वैल्यू पूरा यहाँ पर हम उतार दिए हैं। ये देख लीजिए E1 की वैल्यू पूरा उतर गई है, या माइनस लगा दिए हैं। फिर इसके बाद U2 है, तो ये जो U2 की वैल्यू है पूरा यहाँ पर ये U2 की वैल्यू उतार दी है। अब इसको हमको मैथमेटिक्स लगा करके सॉल्व करना है। फिजिक्स का काम खत्म है, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो सीधे सीधे ये लिख दिए हैं, इसको समझते हैं कैसे कैसे, कुछ स्टेप को बढ़ा देते हैं तब आपको अच्छे समझ। चलिए आगे का स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पर हम ये 1/4πε0 दोनों में था, ये बाहर निकाल लिए, Q भी दोनों में था, ये बाहर निकाल लिए। इस तरह से यहाँ पर ये इतना बचेगा। इतना बचने के बाद यहाँ पर देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर हो जाएगा और नीचे नीचे का हो जाएगा। एडिशन का ये रूल होता है, इधर चला गया, ये इधर चला गया, नीचे नीचे का हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा R² + L² + 2RL A + B का होल स्क्वायर के, और इसका जब हम खोलेंगे तो R² + L² और हो जाएगा -2RL। सामने माइनस है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4RL। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम इसको खोल देंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा R² + L² और ये हो जाएगा प्लस 2RL। ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करने पर इस तरह से आ जाएगा। यदि हम सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सामने माइनस है तो साइन भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -R² और माइनस हो जाएगा L² और -2RL होगा तो वो क्या हो जाएगा +2RL। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस लगा है। अब यहाँ पर R² से कैंसिल हो जाएगा, L² से कैंसिल हो जाएगा, 2RL जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 4RL। और इस तरह से 1/4πε0 Q और इंटू हो जाएगा 4RL। अब यहाँ जो है हम इसको अरेंज कर दिए, 1/4πε0 Q की जगह Q लिख दिए हैं, 4RL को हम ऐसे लिख दिए हैं 12 × 2R।
तो इस तरह से 4RL को एक बार 2R के साथ 2L के साथ ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पर ये जो Q इंटू 2L होता है उसका फार्मूला P होता है, तो Q इंटू 2 हटाएंगे तो यहाँ P लिख देंगे। अब हमारे पास 2R बचा है तो ये हो जाएगा 2PR। इस तरह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ भी हमको कंडीशन लगा देना है। कंडीशन क्या है, यदि यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो क्या है, बहुत बहुत लेस है, R से बहुत कम हो, तो यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 है और ये 2 है, तो ये R की पावर 4 हो जाएगा। बाहर 2 है, अंदर भी 2 है, दो पावर है, 4 हो जाएगा। एक R ऊपर से कट जाएगा तो R की पावर क्या बच जाएगी, 3 बच जाएगी और 2 बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव इट। थ्योरम ऑफ गॉस या गॉसेस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये फार्मूला जो स्टेटमेंट है उसका ये फार्मूला, इसको हम लिख सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इन 1/ε टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस तरह से इसकी वर्डिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमको बताना फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू टोटल चार्ज है, ई क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब हम इसको प्रूव करके बताते हैं कैसे कैसे होगा। तो चलिए वहाँ पर यह फिगर ड्रॉ है। तो सपोज प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हम एक रख दिए हैं, ये फिगर में यहाँ भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट ओ पर है, इन वैक्यूम है। तो वर्डिंग हमको इसके अकॉर्डिंग कर देना है। इन दिस इमेजिन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर हुज माइनर सरफेस ds हैज ए पॉइंट P। तो यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सरफेस जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस कहलाएगी, और इसमें एक छोटा सा माइनर सरफेस है, तो उस माइनर सरफेस में कोई पॉइंट क्या है, P है, और इसकी रेडियस कितनी है, R है। ये हम लिख देंगे। ऑन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। तो प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो बाहर ही होता है, इस तरह से यहाँ पर ये रेडियली आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सबसे पहले ये लिख देंगे, E = 1/4πε0 Q/R²। ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है फाई = E इंटीग्रेशन ds cos 0। कभी कभी ये जो सर्कल लगा होता है ये क्लोज सरफेस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्लोज सरफेस भी लगा सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम cos थीटा ने लिख करके cos 0 लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ds और जो माइनर सरफेस का वेक्टर है और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। आगे स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर ये जो हम लिखें ई की वैल्यू ये सारा कुछ यहाँ पर उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ ई लिखा था, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए हैं इस तरह से, तो ये हो गया। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन लिख दिए। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ ds हो जाएगा। इस तरह से हमको आगे स्टेप में बढ़ना है। बढ़ने के बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि 1/4πε0 Q/R²। अब ये जो ds है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं स्फेयर के, उसके बड़ा स्फेयर बन जाएगा तो उसका सरफेस बन जाएगा। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ds की वैल्यू जो हो जाएगी 4πr² हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 4 को 4 से, पाई को पाई से, इस तरह से, और हम R² को R² से कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास Q/ε0 बचता है। तो यही जो है स्टेटमेंट है किसका, गॉसेस लॉ का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। सेम फिगर है, सेम कुछ है, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी वर्डिंग भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, थोड़ा सा स्टेप भर इधर उधर है, अलग अलग है। तो चलिए देख लेते हैं। लेट प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप फिगर बनाएंगे तो प्लस क्यू चार्ज लिख देंगे। लोकेटेड एट पॉइंट ओ इन द वैक्यूम। In this, imagine a spherical Gaussian surface of radius r. This is a spherical Gaussian surface and its radius is r, whose minor surface ds. ये minor surface is ds. This is a minor surface on which the direction of electric field intensity is radially outward. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इसके आउटवर्ड है। अब यहाँ पर हम फिर से निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देना है। ये फार्मूला तो फाई = E और ये इंटीग्रेशन ds cos 0। cos 0 फिर से यहाँ की ये सेम डायरेक्शन में है, ये जो माइनर सरफेस का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ तो इस तरह से cos 0 लिख देंगे। यहाँ E की जगह E ही लिख दिए। यहाँ पर फिर से cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन इंटीग्रेशन ds जो होता है वो 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के इक्वल होता है, तो यहाँ 4πr² लिख लिए। अब इस तरह से यहाँ 4πr² निकाल लिए। अब आगे के स्टेप में चलते हैं कि यहाँ पर हमको गॉसेस लॉ लगा देना है। गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई = Q/ε0। तो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गए, ये हमको नॉर्मल फार्मूले से निकालना है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या करना है, गॉसेस लॉ से लगा दें। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये फाई ई लिखा है, लेकिन फाई की वैल्यू तो ये है,
तो इसको यहाँ पर पुट कर दिए तो ई इंटू 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर हम जो ई है उसको बचा करके 4πr² को ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है लेकिन वैल्यू वही है। यहाँ 4π है, एप्सिलॉन तो पहले से, तो 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्यू था तो क्यू भी लिखा है, यहाँ पर r² है तो r² है। तो इस तरह अरेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इफ क्यू चार्ज केप्ट एट पॉइंट P, तो यहाँ पर फिगर फिर से देख लीजिए। यदि हम यहाँ पर जो है क्यू चार्ज को या क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पहले से प्लस क्यू चार्ज है तो इनके बीच अब क्या लगने वाला है, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो होता है ये F इक्वल टू क्यू नॉट ई, इस तरह से वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, क्यू नॉट की जगह तो क्यू नॉट ही है लेकिन यहाँ पर ई है तो ई की भी वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू में देखिए 1/4πε0 था, क्यू अपॉन r² था, क्यू नॉट और आ गया तो क्यू नॉट हो गया। और ये जो फार्मूला आया ये फोर्स का आ गया और यही कूलम्ब्स का स्टेटमेंट है, कूलम्ब्स के रूल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। चलिए हम 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग गॉसेस थ्योरम एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ ऑफ चार्ज। एक वायर है जो इन्फिनाइटली चार्ज है और इन्फिनाइटली लेंथ की है। तो यहाँ पर हम ये कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बता सकते हैं कि ये जो इसमें जो वायर लगी है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ये। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी। पहले से हम पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गई ये। तो जो गॉसियन सरफेस होगी वो लगभग स्फेरिकल शेप की होगी क्योंकि जो हमारा वायर होता है वो भी स्फेरिकल शेप का ही होता है, बस छोटा होता है पर उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। तो चलिए इसी की हम वर्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ लेट देयर बी ए वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। लेट देयर बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट एंड एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। तो यहाँ से जो है एक पॉइंट मान लेते हैं जो हम यहाँ, और वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल फॉर्म से गॉसियन सरफेस। तो एक हम सिलेंडर बनाएंगे जो गॉसियन सरफेस को फॉर्म करेगा। बोथ द सर्कुलर सरफेस आर पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू देम विल बी जीरो। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, इस सरफेस में ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सरफेस का है ये इसका ये पैरेलल हो जाएंगे और इनका वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यहाँ का जो सरफेस है वो सरफेस तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है लेकिन इसका वेक्टर क्या है, जो परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये नीचे वाली जो सरफेस होती है सर्कुलर सरफेस, इसका जो भी सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है लेकिन इसका जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो यदि हम कॉस की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जो इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा सर्कुलर सरफेस से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। केवल इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो डी एस है और ई है ये क्या होते हैं, पैरेलल। और इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, बोथ द सर्कुलर सरफेस आर पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू देम विल बी 0। The curved surface is perpendicular to the lines of force, so the electric flux passing through it। तो जो सरफेस होती है वो परपेंडिकुलर है लेकिन इसका वेक्टर जो है इसके इसमें जो है सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, कैसे हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, द कर्व सरफेस इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला लिख लिए हैं, देख लीजिए। फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ई और ये इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर डी एस और ई जो है सेम डायरेक्शन में, तो इस तरह से लिख दिए। अब फाई लिख दिए, ई लिख दिए। अब यहाँ पर जो डी एस होता है ये कर्व सरफेस होता है, ये इसका कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पर 2πr लिख दिए हैं। अब गॉसेस लॉ से हम क्या जान रहे हैं कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता ही है, तो यहाँ पर हम गॉसेस लॉ लगा दिए हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास फाई ई है और यहाँ भी फाई ई है, तो ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2πr, यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा ही है। अब यहाँ पर हम सारे चीज़ को यहाँ पर ये ट्रांसपोज कर दिए हैं, तो 2πr एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि जो सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उसका फार्मूला लगा देते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ये होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो इस फार्मूले में हम यहाँ से क्यू और एल अपॉन में है क्यू अपॉन एल, इसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, क्यू अपॉन एल की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यूजिंग गॉसेस थ्योरम सेट अप द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन सीट ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द प्लेन सीट ऑफ द चार्ज। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, यहाँ तो ये हमारे पास एक प्लेन सीट है जिस पर ये चार्ज है, तो इसमें भी हम गॉसियन सरफेस देखेंगे। यहाँ भी हम देख लें कि सर्कुलर डायरेक्शन में जो ई है और जो या इसका नॉर्मल है ये सेम डायरेक्शन में, इसमें भी सेम डायरेक्शन में, इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं, इसकी वर्डिंग कर देते हैं। लेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी ऑन द प्लेन सीट ऑफ द चार्ज सीट। तो ये चार्ज सीट ऑफ चार्ज है, ये जो चार्ज सीट पर इसका जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वो क्या है, सिग्मा है। इसके बाद यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोथ साइड्स ऑफ सीट्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका सीट के परपेंडिकुलर होता है, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, तो इसके आउटसाइड हो जाएगा। देयर इज ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस एट विच इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइंड। इससे आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जितना भी हो उससे डिस्टेंस हम ले सकते हैं, यहाँ आर ले लें, इधर भी आर ले लेना चाहें तो। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर टेकिंग पी डैश एज एक्सिस एंड द सर्कुलर एरिया ए परपेंडिकुलर टू द सीट। अब यहाँ पर हमको गॉसियन सरफेस बनाना है जो सिलेंड्रिकल सरफेस है। ये क्यूबाइड भी हो सकता है, दूसरा शेप भी हो सकता है, आप सर्कुलर भी ले सकते हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, ए हो गया है, और जो इसका एक्सिस है ये ए डैश लिख सकते हैं या पी डैश भी लिख सकते हैं, इसका एक्सिस है। द कर्व सरफेस इज पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू देम विल बी जीरो। तो जो कर्व सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के तो पैरेलल होता है, लेकिन इसका जो नॉर्मल होता है ये इसका परपेंडिकुलर होता है। तो अभी बताया कि जब भी 90 का एंगल बनेगा हमारे सरफेस के साथ, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जीरो होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये जो सर्कुलर सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पर फिर से लगा लेते हैं, देख लेते हैं। फाई इक्वल टू 2E इंटीग्रेशन डी एस कॉस जीरो। तो यहाँ पर 2 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कुलर सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस ये है, एक सर्कुलर सरफेस ये है, इसलिए 2 सर्कुलर सरफेस के लिए हम 2 लगा दिए। बाकी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो इसका नॉर्मल है और जो ई है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनका एंगल ये बनेगा। तो यहाँ पर ये डी एस हो गया, तो इस तरह से ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, और जो डी एस है ये छोटा छोटा डी एस ये पूरा सरफेस बना देगा, तो सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा एक ही। तो इस तरह से 2E हो जाएगा। अब गॉसेस लॉ से हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब अगले स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास फाई था, तो फाई की वैल्यू तो ये है, तो फाई की वैल्यू इधर पुट कर दिए, बाकी ये नीचे वाला उसी तरह से जाने दिए हैं। इसके बाद हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू पुट करने के बाद हमको ई निकालना है, तो बाकी चीज़ को यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं, 2 को ए को ट्रांसपोज कर दिए यहाँ। अब हम यहाँ जान रहे हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्यू अपॉन ए होती है। तो यहाँ पर क्यू और ए को हटा देना है, तो क्यू और ए को हटा करके यहाँ सिग्मा लिख देना। तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें डिस्टेंस नहीं आई, तो जो सरफेस होती है, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये चार्जेस पर यूनिट एरिया, और पीछे वाले में हमारे पास जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, ये चार्ज डेंसिटी जो है ये सरफेस लिखा है, सॉरी यहाँ पर। तो इस तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। अगले वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।